नमस्कार। टॉपिक है हमारा मालव जनपद। मालव जनपद जो है या मालव जाति है, भारत की प्राचीन जातियों में से एक थे और ये इसलिए प्रसिद्ध थे कि इनमें हमें शुरू से ही गणतांत्रिक परंपराओं के विषय में जानकारी मिलती है। यानी इनमें हमें गणतांत्रिक परंपराएं देखने के लिए मिलती है। पाणिनि ने उनका वर्णन किया है उनका जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इस जाति का वर्णन उन्होंने आयुध जीवी से मतलब है सैनिक वृत्ति वाली जाति के रूप में उन्होंने इसका वर्णन किया है। महाभारत में भी इस जाति का काफ़ी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्राचीन उल्लेख जो है वो हमें इस जाति के प्राप्त होते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय ये जो जाति थी ये पंजाब में रावी और चिनाब जो नदियां हैं उनके संगम के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती थी। तो इस तरह के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो मालवों ने अपनी स्वतंत्रता को कायम करने के लिए उनके पड़ोस में एक जाति थी शूद्रक, जो उनके शत्रु थे, लेकिन फिर भी मालवों ने सिकंदर का सामना करने के लिए शूद्रकों से मित्रता की और इस तरह से यूनानियों का सामना करने का निश्चय किया। मगर इससे पूर्व की इनकी ये योजना सफल हो पाती, इसके पहले ही सिकंदर को उसका पता चल गया और सिकंदर ने मालवों पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। तो इस युद्ध के दौरान सिकंदर को ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही गहरा घाव लगा और बाद में सिकंदर के सैनिकों ने मालवा में बड़े पैमाने पर जनसंहार किया। मालव जो थे उनका जो विस्थापन था यानी पंजाब को छोड़ना जो शुरू हुआ था वो सिकंदर के आक्रमण से संबंधित माना जाता है। यानी इस आक्रमण के पश्चात मालव अपने मूल निवास स्थान पंजाब को छोड़कर राजस्थान में आकर रहने लगे। उसके बाद भी उनका विस्थापन चलता रहा। शुंग काल में जब इंडो यूनानियों के आक्रमण हुए उस समय भी मालव जो है पंजाब से आकर राजस्थान में आ गए थे। इस तरह का जो लेख है पतंजलि का जो ग्रंथ है महाभाष्य, उसमें लिखा गया है कि यवन आक्रांता 2री शताब्दी ईसा पूर्व के प्रथम भाग में मध्यमिका तक पहुंच गए थे, यानी चित्तौड़ तक पहुंच गए थे। तो लगभग 150 ईसा पूर्व के आसपास इनका पलायन हुआ होगा। तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिकंदर के आक्रमण से लेकर लगभग 150 ईसा पूर्व तक मालव जो है उनका विस्थापन चलता रहा होगा। और पंजाब से हटने के बाद ये जो लोग थे मालव लोग राजस्थान के अजमेर, टोंक और मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र में आकर बस गए। इन्होंने मालव नगर को अपनी राजधानी बनाया। ये जो स्थान है ये वर्तमान समय में नगर या करकोट नगर, जो कि टोंक से 40 किलोमीटर लगभग दूर है, उस स्थान को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो इस तरह का उल्लेख जो हमें प्राप्त होता है। उसके बाद जो उल्लेख प्राप्त होता है कि मालवों ने अपनी सीमाओं का, अपने राज्य के विस्तार का प्रयास किया। 2री शताब्दी में, 2री सदी में उन्होंने इस तरह के प्रयास किए और उनके पड़ोस में पुष्कर जो क्षेत्र है उसमें उत्तम भद्र क्षत्रियों का एक राज्य था, उस पर उन्होंने आक्रमण किया। उत्तम भद्र जो थे पुष्कर क्षेत्र के, उनकी मित्रता जो थी पश्चिमी भारत में एक शक क्षत्रपों का राज्य था और वहाँ के शासक थे नहपान शहरात वंशी, शहरात शासक जिसे कहा जाता है। तो उत्तम भद्रों ने नहपान से इस आक्रमण में सहायता की याचना की और नहपान ने उनकी सहायता के लिए अपने दामाद ऋषभदत्त को भेजा। ऋषभदत्त की सहायता से उत्तम भद्र जो क्षत्रिय थे उन्होंने मालवों को बुरी तरह से पराजित किया। इसके पश्चात क्या हुआ वो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि शक क्षत्रपों ने मालवा को अधिकृत किया या नहीं किया, लेकिन कुछ उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि नहपान की नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है कि मालवों को पराजित करने के बाद उसने पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और इस अवसर पर ब्राह्मणों को 3000 गायें और ग्राम भी दान में दिया। इसी तरह से अजमेर क्षेत्र से शक क्षत्रप नहपान के बहुत से सिक्के प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर ये कहा जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि अजमेर क्षेत्र पर नहपान का शासन स्थापित हो गया था, या फिर मालव जनपद जो था उसने नहपान की राजनीतिक प्रभुता को स्वीकार कर लिया होगा, या इसका जो क्षेत्र था वो नहपान के अधिकार में चला गया था।
उसके बाद दूसरी शताब्दी में उज्जैन में एक नए शक वंश का उदय हुआ, जिसके शासक थे चष्टन, रुद्रदमन, और उसके जो उत्तराधिकारी थे ये महाक्षत्रप कहलाते हैं। शक राजवंशी था ये भी एक, जो उज्जैन के शक वंश के नाम से जाना जाता है। तो चष्टन, रुद्रदामन के बहुत से सिक्के हमें अजमेर, टोंक और मेवाड़ के क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि उज्जैन के शक शासकों ने मालव जनपद को अपने अधीन कर लिया था। रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से भी जानकारी मिलती है कि उसने राजस्थान के एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था। उसके बाद जो कुषाणों का शासनकाल था उसमें भी मालवों की शक्ति को बहुत बड़ा आघात लगा था। तो कुल मिला के शक कुषाणों के पीरियड में मालवों की शक्ति के पतन की शुरुआत हो गई थी। लेकिन जब कुषाणों की केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो गई तो मालवों ने अपनी शक्ति को पुनः बढ़ाना शुरू कर दिया, उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। ये जो वाक्य है इसकी पुष्टि होती है तीसरी चौथी शताब्दी में हमें भरतपुर, कोटा और उदयपुर इन क्षेत्रों में मालव संवत के प्रयोग की जानकारी प्राप्त होती है। मालवों का एक संवत है जिसे मालव संवत के नाम से जाना जाता है। जो विक्रम संवत है उसी का सेम टाइम पीरियड ही है इसका, 57 ईसा पूर्व जो है विक्रम संवत का पीरियड है। इससे पहले कृत संवत के नाम से जाना जाता था, फिर मालव संवत, और ये जो पीरियड है यही विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। अब विक्रम संवत या मालव संवत का ओरिजिन एक है या नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर समय वही है 57 ईसा पूर्व। एक अभिलेख प्राप्त होता है जिससे हमें मालवों की शक्ति के विस्तार के विषय में सूचना मिलती है, और वो अभिलेख प्राप्त होता है भीलवाड़ा से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक स्थान है नांदसा, वहाँ से अभिलेख मिलता है, नांदसा यूप अभिलेख। उसकी जो तिथि है वो कृत संवत में मिलती है 282, तो ये 225 ईस्वी हुआ। उसमें उल्लेख मिलता है इक्ष्वाकु कुल का, मतलब इक्ष्वाकु कुल के समान प्रख्यात मालव कुल में उत्पन्न जयसोम के पुत्र श्री सोम के कार्यों के विषय में जानकारी मिलती है। तो उसमें कहा गया है कि श्री सोम के प्रयासों की वजह से देश में स्वतंत्रता और समृद्धि जो है वो पुनः स्थापित हुई। इसमें श्री सोम के द्वारा एक यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है। उस यज्ञ का नाम है षष्ठी रात्र यज्ञ। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इस यज्ञ के संपादन का उद्देश्य यही था कि संभवतः पश्चिमी भारत के शकों पर मालव जाति ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस तरह की तमाम जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि षष्ठी रात्र यज्ञ का जो संपादन किया गया था, और ये जो घटना है ये उस समय हुई जब पश्चिमी क्षत्रपों का राज्य चल रहा था, तो ये उनके उत्कर्ष का एक प्रतीक माना जा सकता है। मालव जो थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए शकों से संघर्ष किया, उसके बाद में कुषाणों के विरुद्ध भी उनका संघर्ष चलता रहा। तो इस आपसी संघर्ष की वजह से मालवों और शकों दोनों की शक्ति ही कमज़ोर हो गई, और आगे चलकर भारत में जब केंद्रीय सत्ता के रूप में गुप्त शक्ति का उत्कर्ष हुआ तो इन दोनों ही शक्तियों को गुप्त शक्ति के सम्मुख आत्मसमर्पण करना पड़ा। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें उल्लेख मिलता है कि मालव, अर्जुनायन और योधे, ये जो जातियाँ जो पंजाब से आई थी, इन जातियों ने समुद्रगुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण कर लिया था या उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। आगे चलकर हुनों ने उनके क्षेत्र को अपने अधिकार में, ये जो जनपद है मालव जनपद, उसको अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर लिया था। तो इस तरह से मालव जनपद का पतन भी हो गया था। मालवों के जो सिक्के हैं वो हमें बड़ी संख्या में राजस्थान से मिलते हैं। रेड स्थान है जहाँ से मिलते हैं, पूरी राजस्थान में है। मालव गण के, क्योंकि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी तो मालव गण है, उसके सिक्के प्राप्त होते हैं जिसका समय ईसा पूर्व 2री सदी से ईसा की 2री सदी तक का माना जाता है। ये जो सिक्के हैं इनका वज़न 1.5 ग्रेन से 10 ग्रेन तक का मिलता है और इनका व्यास आधा इंच के बराबर मिलता है। रेड से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पर मालवा नाम जय और बहुत से सिक्कों पर मालव के सेनापतियों के नाम अंकित मिलते हैं, जैसे कि माप्य, मजूप, माप जय, इस तरह से मबजेश। और सिक्कों के अग्र भाग पर बोधि वृक्ष और पृष्ठ भाग पर सूर्य, सिंह, नंदी, राजा का मस्तक, अग्नि या सूर्य का चिन्ह भी अंकित दिखाई देता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिक्के में प्राप्त होते हैं। नगर
जो इस राज्य की राजधानी था, जिसे करकोट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि टोंक के आसपास में है, से भी मालवों के सिक्के बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। नगर से हमें 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ मालव गण की प्रमुख टकसाल रही होगी, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से जो प्राप्त सिक्के छोटे हैं, हल्के हैं, जिन पर ब्राह्मी लिपि में मालव सरदारों के नाम अंकित किए गए हैं। सिक्कों से जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसके आधार पर विद्वानों का ये मानना है कि मालवों ने लंबे समय तक सुदृढ़ लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवित रखा। गणराज्य से संबंधित जो परंपराएं होती है उनके आधार पर शासन किया, क्योंकि उनके किसी भी सिक्के पर किसी शासक के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस तरह से प्राचीन समय से लेकर गुप्त शासक के समय तक मालव जनपद जो था एक इम्पॉर्टेंट जनपद के रूप में था, जो इसलिए प्रसिद्ध था कि यहाँ पर गणतांत्रिक परंपराओं के आधार पर शासन किया जाता था। थैंक यू।